उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र जारी है। लगातार नए मुद्दे और प्रश्न सरकार के सामने आ रहे हैं। इसी बीच एक ऐसा ज्वलंत प्रश्न फिर सरकार के सामने आया है जिसके पक्ष या विपक्ष में बोलने से न केवल यूपी बल्कि पूरे देश की सरकार बच रही है। ये प्रश्न है जातिगत जनगणना का। इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों ने गुरुवार को विधानसभा सदन में धरना भी दिया। दरअसल पिछले साल जून में बिहार में जातिगत सर्वे कराने का फैसला किया गया था, जिसकी प्रक्रिया इस साल 7 जनवरी को शुरू कर दी गई। इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष सरकार से इसकी मांग कर रही है, जिस पर सरकार जवाब देते हुए बोल चुकी है कि ये केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार का मुद्दा है, जिस पर राज्य सरकार निर्णय नहीं लेगी। इस खबर से ये जानना जरूरी हो गया है कि आखिर जातिगत जनगणना का मुद्दा क्या है और सत्ता में आने वाली हर पार्टी इस मुद्दे के निर्णय पर आगे पीछे क्यों होती रहती है। जातिगत जनगणना के फायदे और नुकसान जानने से पहले इसके इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जातिगत जनगणना का सीधा मतलब है देश की पूरी जनसंख्या में किसी जाति की संख्या और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाना। दरअसल भारत में जनगणना की शुरुआत साल 1872 में की गई थी। उसके बाद ब्रिटिश शासन काल ने साल 1931 तक जितनी बार भी भारत की जनगणना कराई, उसमें जाति का विवरण भी दर्ज करवाया गया। आजादी के बाद देश में 1951 में पहली बार जनगणना हुई, जिसमें जाति के सभी वर्गीकरण को हटाते हुए केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तक सीमित कर दिया गया। इसके बाद 1980 के दशक में उभरने वाली कई क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों ने जातिगत राजनीति को बढ़ावा दिया। इन्हीं पार्टियों ने जातियों को मुद्दा बनाकर उनके लिए आरक्षण का समर्थन करना शुरू कर दिया। इस समस्या के समाधान के लिए साल 1979 में भारत सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के मसले पर मंडल कमीशन का गठन किया। अब यहाँ से जातिगत जनगणना का मुद्दा आंकड़ों, जानकारियों, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन तक सीमित न होकर आधिकारिक तौर पर आरक्षण दिए जाने से जुड़ गया। इस कमीशन द्वारा दी गई आरक्षण की अनुशंसा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगातार दिए गए निर्णय ने देश में बुद्धिजीवी वर्ग को 2 भागों में बांट दिया, जिसमें एक वर्ग का मानना था कि इस तरह की जनगणना करवाई जानी चाहिए और दूसरे का मानना था कि सरकार देश के लोगों को इस तरह से जाति के बीच नहीं बांट सकती। अब चूंकि जातिगत जनगणना का मामला आरक्षण दिए जाने से जुड़ चुका था, इसलिए समय समय पर विपक्ष में बैठे राजनीतिक दल इसकी मांग उठाने लग गए। लेकिन जो भी पार्टी सत्ता में रही वो सभी जातियों के वोट बैंक के चलते इससे पल्ला झाड़ती रही। साल 2010 में जब एक बड़ी संख्या में सांसदों ने जातिगत जनगणना की मांग की, तब कांग्रेस सरकार ने राजी होकर 2011 की जनगणना में जातीय विवरण के भी आंकड़े जुटवाए, लेकिन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया। इसी तरह साल 2015 में कर्नाटक ने भी जातीय विवरण इकट्ठा किया, पर यह आंकड़ा भी लोगों के सामने कभी नहीं आया। बिहार ने इस साल ये सर्वेक्षण शुरू किया है। इसके आंकड़े लोगों के सामने आएंगे या नहीं, अभी तक ये कह पाना मुश्किल है। खैर, अब आइए हम जान लेते हैं कि आखिर जातिगत जनगणना के पक्षकारों और इसके विरोधियों के क्या-क्या तर्क हैं। दरअसल इसके पक्षकारों का मानना है कि इससे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों का विवरण आने पर उन्हें कल्याणकारी नीतियों का लाभ दिया जा सकेगा। इसके साथ ही पिछड़ी जातियों के लिए नई नीतियां बनाना आसान होगा। दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि इससे क्रीमी लेयर यानी कि संपन्न वर्ग को आरक्षण के दायरे से निकाला जा सकेगा, जबकि इसके विरोधी पक्षकारों का कहना है कि नए आंकड़े मिलने पर अलग अलग जातियां आरक्षण की मांग करने लगेंगी। साथ ही इस जनगणना से सामाजिक विभाजन होगा, जिससे भारत में फिर से जातीय ध्रुवीकरण बढ़ेगा, जबकि भारतीय लोकतंत्र विकास की दौड़ में काफी आगे निकल चुका है, जिसे इस तरह की जनगणना की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।